आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतरकालीन संसद यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये प्रोविजनल पार्लियामेंट क्या थी, किस तरह से इसने काम किया, वो सारी चीजें हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्लास को। सबसे पहले अपना एडिंग है ही अंतरकालीन संसद, जिसको हम इंग्लिश में प्रोविजनल पार्लियामेंट कह रहे हैं। ठीक है। प्रोविजनल पार्लियामेंट कब स्टार्ट होती है आपको पता है? कि जब संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के दो तरह के काम स्टार्ट हो जाते हैं। देश आजाद हो गया था तो देश में कानून कौन बनाएगा। तो हमने देखा था संविधान सभा ने दो काम करने स्टार्ट कर दिए थे। एक तो संविधान सभा के तौर पर, और एक थी एक अंतरिम संसद के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके अध्यक्ष जब भी वो संसद के रूप में उसकी बैठक होती थी तो उसमें उसकी अध्यक्षता करते थे वो जीवी मावलंकर थे, और जब संविधान सभा के रूप में वो बैठती थी तो उसमें उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां तक हमने जान लिया था। ये अंतरकालीन संसद क्या है, ये वहीं आप ये देखोगे कि 24 जनवरी 1950 को जब अपनी संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, 12वां अधिवेशन जिसको हम कहते हैं, तो जब वो उस बैठक में कुछ काम करते हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपना लेते हैं, और उसके बाद में उसको अनिश्चित काल के लिए इस विधान सभा को स्थगित कर दिया जाता है। इसको स्थगित कर देते हैं वो संविधान सभा को, यानी उसके बाद में संविधान सभा का कोई काम नहीं है। तो ये फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट कहां से है? वो जो संविधान सभा के जो लोग थे ना, वो ही संविधान सभा वाले लोग जैसे ही 26 जनवरी 1950 को अपना अपना देश में गणतंत्रात्मक बन गया, जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी वो अब लागू हो गई। तो उसके बाद से जैसे ही 26 जनवरी 1950 को अपना देश में संविधान लागू हुआ, संविधान के अंतर्गत अपने जो भी व्यवस्थाएं थी वो प्रभावी हुई, गणतंत्रात्मक देश बन गया, संप्रभुत्व संपन्न देश बन गया। तो उसी के साथ में जो संसद अपनी जो पहले भी काम कर रही थी, अब वही संसद क्या कहलानी शुरू हो गई है? अंतरकालीन संसद। उसी को हम कह रहे हैं प्रोविजनल पार्लियामेंट। उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो 26 जनवरी 1950, ये आप सबको ध्यान है, गणतंत्र दिवस इस दिन हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। और जैसे ही ये लागू हुआ तो उसी के साथ में जो हमारी संविधान सभा जो एज ए संसद के रूप में काम कर रही थी, उसी का वही काम तो अब वो ही करती रहेगी, लेकिन उसका नाम अब हो गया प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना है। इसने पहली संसद के गठन, ये तो हम सब जानते हैं, 1952 में। 1952 में, ये ध्यान रखना है। पहली संसद कब बन रही है? 1951 के आखिर में। 1951 के आखिर में चुनाव हो रहे हैं, नवंबर दिसंबर के आसपास शुरू होंगे, और 1952 के लगभग फरवरी तक वो चुनाव चलेंगे, तो 4-5 महीने वो चुनाव चलेंगे। तो 1951 में पहले लोकसभा के चुनाव आखिर में स्टार्ट होंगे, 52 के शुरुआत में कंप्लीट होंगे। तो जो नई पार्लियामेंट बनेगी, जो पहली नई जो पार्लियामेंट बनेगी, वो 1952 में बनेगी। तो ध्यान रखना है, ये प्रोविजनल कब तक काम करेगी? 26 जनवरी 1950 से नई पहली जो लोकसभा गठित होगी, उस पहली नई लोकसभा के गठित होने तक ये अंतरकालीन संसद के रूप में काम करती रहेगी। यहां तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर देखो, संविधान सभा ने डोमिनियन विधानमंडल के रूप में, ये लो संविधान सभा हो गई, ठीक है साहब। ये डोमिनियन विधानमंडल, डोमिनियन विधानमंडल क्यों बोल रहे हैं आपको? ये वर्ड मैंने बहुत बार बता दिया है। डोमिनियन का मतलब, क्योंकि उस समय तक हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं बने हैं। अभी भी हमारे ऊपर क्राउन के नाम से, ब्रिटिश महारानी के नाम से ही शासन हो रहा था। अभी भी सारे विषय हमें हैंड ओवर नहीं किए थे। अभी भी ब्रिटिश हुकूमत के पास डिफेंस और वो सारे विषय थे। आपने कम्युनिकेशन देखा था, और वो सारे विषय उनके पास थे। तो अभी भी हम तो 26 जनवरी 1950 तक तो हम डोमिनियन ही हैं। तो संविधान सभा ने डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कब से स्टार्ट किया था? आपको ये फैक्ट पहले भी आया था कि पहली बार संविधान सभा संसद के रूप में कब बैठी थी? 17 नवंबर 1947। 17 नवंबर 1947 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की एज ए संसद के रूप में। और 24 नवंबर 1949 तक, 24 नवंबर 1949 तक, 2 वर्ष 1 माह तक इसने किस रूप में काम किया है? डोमिनियन विधानमंडल। किस रूप में काम किया? डोमिनियन विधानमंडल। तो आप तो याद रख लेना, पहली बैठक संविधान सभा की एज ए संसद के रूप में इसकी जो पहली बैठक होती है, वो बैठक इसकी संपन्न होती है 17 नवंबर 1947 को पहली बैठक होती है। और ये 24 नवंबर 1949 तक, ये 2 वर्ष 1 माह की ये टोटल अवधि हो जाएगी। ठीक है। इस दौरान क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डोमिनियन विधानमंडल, क्योंकि इस समय हमारे देश का दर्जा क्या है? डोमिनियन वाला है। तो इसलिए इसने डोमिनियन विधानमंडल के रूप में इतने टाइम तक इसने काम किया। ये आपको फैक्ट याद करना है। अब आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 379, 379, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 379 इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था पहली जो संसद बने उस तक यही संविधान सभा है किसके रूप में? अंतरकालीन संसद के रूप में काम करती रहेगी। ये कौन बोल रहा है? 379। ये 379 बोल रहा था। और ये 379 कब एग्जिस्ट कर जाता है, कब अस्तित्व में आ जाता है? 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को। हमने आपको ध्यान हो, हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे कि ये आर्टिकल्स हैं जो
26 नवंबर 1949 को जैसे ही हमने संविधान को एडॉप्ट किया तभी ये आर्टिकल्स प्रभावी हो गए थे। एनीवन, जो कोई भी मुझे बता सकता है क्या कि कितने वो आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे? संख्या तुरंत बताओ फटाफट। 16। 16। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है। क्या उसमें 379 भी शामिल था क्या? हाँ। ठीक है, तो 379 उसमें शामिल था, तो इसका मतलब 379 कब अस्तित्व में आ गया था? 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया। अब 379 क्या बोल रहा था? 379 बोल रहा था कि ये जो संविधान सभा है अब वो अंतरकालीन संसद के रूप में काम करेगी। तो ठीक है, तो जैसे ही लागू हुआ तो 379 लागू होने का मतलब है कि अब वो किस रूप में काम करना स्टार्ट कर देगी? अंतरकालीन संसद। मैंने उस टाइम कहा था, आपको ये याद कर लेना। इसमें अंतरकालीन संसद का प्रावधान था। अब आपके सीधा सा ही पूछ ले कि अंतरकालीन संसद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में था? 379, 379। तो यह संसद 26 नवंबर को ही अस्तित्व में आ गई थी। आ तो कब गई थी ये? इसी दिन आ गई थी, क्योंकि 379 इसी दिन एक्टिव हो गया। तो इसी दिन जब एक्टिव हो गया तो अंतरकालीन, जब भाई जो आर्टिकल जिस डेट को एक्टिव हुआ है तो उस आर्टिकल की चीजें भी तो एक्टिव हो गई हैं, तो इसमें अंतरकालीन संसद की बात थी। तो इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अब कौन सा रूप धारण कर लिया है? अंतरकालीन संसद वाला उसने रूप धारण कर लिया था। ये एक सदनीय थी, ये आपको पता ही है। ये कैसी थी? एक सदनीय। अब ये छोटे छोटे इफेक्ट आ जाएं, इसका मतलब अपने एक ये क्या हुआ, ये क्या लफड़ा आ गया? मतलब एक सदनीय, इसमें तो एक ही सदन था संविधान सभा में। ये थोड़ी था कि लोकसभा राज्यसभा संविधान सभा में थोड़ी, वो तो बाद में बनेगी। जब इलेक्शन हो जाएंगे, जो पहले लोकसभा इलेक्शन होंगे उनसे लोकसभा बनेगी, राज्यसभा के इलेक्शन से राज्यसभा में बनेगी, वो तो बाद में होगा। अभी यानी कि पहली निर्वाचित संसद के गठन से पहले जो संविधान सभा ने ही संसद वाला रूप धारण कर लिया था, तो ये संविधान सभा में दो सदन थोड़ी थे। इसलिए कोई आपसे ये कथन डाल दे कि ये जो अंतरकालीन जो संसद थी वो दो सदनीय थी, तो कहीं मिस्टेक मत कर देना आप। अंतरकालीन संसद में केवल एक ही सदन था, क्योंकि अंतरकालीन संसद कोई अलग से थोड़ी बनी थी। अंतरकालीन संसद तो वही संविधान सभा ही तो अंतरकालीन संसद थी। अब आपसे पूछ ले कि पहली जो अंतरकालीन संसद थी वो प्योरली निर्वाचित संस्था थी, यानी पूरी तरह से निर्वाचित थी, तो क्या संविधान सभा वाले सारे निर्वाचित थे क्या? नहीं थे। और वही के वही लोग किस में चले गए? अंतरकालीन संसद में चले गए। तो अंतरकालीन संसद फिर निर्वाचित कैसे हो सकती है? उसमें भी वही दोनों टाइप के लोग होंगे। इसलिए आपसे ये स्टेटमेंट डाल दे कि जो आपकी अंतरकालीन संसद थी वो एक निर्वाचित संसद थी, तो अपने संसद के नाम पर अपने दिमाग में आ सकता है हाँ निर्वाचित थी। तो ध्यान रखना, संविधान सभा ही अंतरकालीन संसद बन गई है। इसलिए जब संविधान सभा निर्वाचित एवं मनोनीत संस्था थी तो अंतरकालीन संसद भी क्या हो गई? निर्वाचित एवं मनोनीत। तो ये एक सदनीय थी, निर्वाचित एवं मनोनीत थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद कर लेना इसको। ये बहुत ही मतलब गहरी बातें हैं, फिर इनको अच्छे से याद करना है। वरना इतनी जैसे अंतरकालीन संसद इनके ऊपर कोई इतनी बात करेगा नहीं आपकी। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। राष्ट्रपति जी मतलब देश के पहले नागरिक होते हैं, देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, यानी राष्ट्रपति जी जो भाषण देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अभिभाषण। तो राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। अब कोई भाषण देता है तो अपन धन्यवाद नहीं देते हैं क्या? जैसे किसी ने हमें बधाई दी, कोई भी हमें जन्मदिन की भी बधाई देता है तो हम क्या लिखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही राष्ट्रपति आए हैं, देश के पहले नागरिक हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, संविधान की पालना, संविधान के अनुसार चीजें काम करें, उन उन सारी जिम्मेदारियां किनके ऊपर हैं? राष्ट्रपति के ऊपर हैं। तो जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं संसद के भीतर, तो धन्यवाद प्रस्ताव तो लाना ही पड़ेगा कि आप आए और आपने ये भाषण दिया, हमें संबोधित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कौन से संसद में शुरू हुई थी? आपसे अगर ये प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने की शुरुआत कौन सी संसद से शुरू हुई थी? जैसे आप वो पूछ लेगा पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी, अंतरकालीन संसद, ऐसा कुछ दे देगा। तो ध्यान रखना है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तो पहली निर्वाचित संसद से पहले ही हो चुकी थी। प्रोविजनल पार्लियामेंट में ही धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की शुरुआत की प्रथा तो शुरू हो गई। और जब यहां से ये प्रथा शुरू हुई तो ये आज तक भी चली आ रही है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उनको थैंक यू कहा जाता है, उनको धन्यवाद दिया जाता है, और उस धन्यवाद में जो बातें होती हैं उन पर फिर सांसद डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना है, धन्यवाद प्रस्ताव पर कब से चर्चा शुरू हो गई थी? अंतरकालीन संसद के समय से। पहला 356,
356 आपको पता है राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो ये क्या कह रहा है, जो पहली बार जो 356 का प्रयोग हुआ था, राष्ट्रपति शासन जहां लगा था, उस 356 पहली बार इसी के समय में लग गया था। यानी कि पहली निर्वाचित लोकसभा का वेट नहीं किया था। जब ये अंतरकालीन संसद थी, उसी समय पहली बार 356 का प्रयोग हो गया था। और उस पहली बार जब भी कोई राष्ट्रपति का शासन लगता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि संसद का अनुमोदन तो कराना पड़ेगा। अनुमोदन का मतलब है संसद से पास कराना, संसद से पास कराना। तो संसद उसको हाँ भरेगी, तभी तो वो आगे चलेगा, वरना तो वो नहीं चलेगा। वरना तो वो नहीं चलेगा, वो अपना पहले ही खत्म हो जाएगा। तो पहला 356 का प्रयोग हुआ था देश में, पहली बार जब 356 का प्रयोग हुआ था, तो वो भी इस अंतरकालीन संसद के समय में ही हो गया था, यानी पहली निर्वाचित संसद से पहले। कब हुआ था ये मैंने डेट भी डाल दिया, आप याद चाहो तो याद कर सकते हो इसको। 20 जून 1951 को पंजाब में। तो पहली बार, अब आपके मान लो जैसे आपने यहां से पढ़ा, कोई एग्जाम देने गए, वहीं वहीं आ गया आपके कि पहली बार देश में कौन से राज्य में, किस प्रांत में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया, तो आपको याद रहना चाहिए पंजाब में। कब किया गया? 20 जून 1951 को। तो इसका मतलब 51 में तो निर्वाचित संसद तो है ही नहीं, तो फिर उनके इस राष्ट्रपति शासन था जो लागू किया गया, इसको पास किसने किया? तो आप कहोगे, आपको तो पता है, आपने पढ़ लिया कि उस समय भी एक संसद तो काम कर ही रही थी, जो संविधान सभा थी वो संसद के रूप में बन गई थी, और जिसको हमने प्रोविजनल पार्लियामेंट कहा था। तो पंजाब में जब ये पहली बार लागू हुआ, तो इसको इसी प्रोविजनल पार्लियामेंट ने इसको वेरीफाई किया था, इसको रेटिफाई किया था। आप देखो, अंतरिम संसद को अलग से विघटित नहीं किया गया था। पहली जो संसद थी, 17 अप्रैल 1952 को गठन होते ही स्वतः ही समाप्त हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना। अब आपके आ जाए, ये जो अंतरिम संसद बोल रहा हूँ, ये अंतरकालीन संसद ही है, शब्द ही वैसे ऐसे हैं, आप इंग्लिश वाला ध्यान रख लेना। प्रोविजनल जो पार्लियामेंट थी, जब ये कह रहा है, जब पहली बार जब संसद 17 अप्रैल 1952 को गठित हो गई, तो क्या इसको फिर अलग से इसका विघटन किया गया था क्या? इसको अलग से समाप्त किया गया था क्या? ऑर्डर निकला था क्या? तो आपको ध्यान रखना है, इस अंतरिम संसद को अलग से कोई राष्ट्रपति ने घोषणा नहीं की थी कि इसका विघटन किया जा रहा है। इसका विघटन नहीं किया गया था, ये अपने आप ही समाप्त हो गई थी। ये क्या हो गई थी? अपने आप ही समाप्त हो गई थी। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, जिसका उत्तर हम इसके है ना लास्ट में जरूर उसका उत्तर जान लेंगे। प्रश्न में ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, अभी नहीं बताना है, कि जो प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, उस प्रिवी काउंसिल को क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ही वो समाप्त हो गई थी, कि उसके लिए फिर कोई अलग से अपने को प्रावधान करने पड़े थे? इसका उत्तर अपन लास्ट में देख लेंगे, और लास्ट में ही मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जिन जिन को इसका उत्तर देना है। तो ध्यान रखना, मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रिवी काउंसिल जो भारत के मामलों को देखती थी, कि क्या वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत समाप्त हो गई थी कि नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो फिर क्या करना पड़ा था? ये आप इसका उत्तर अपन लास्ट में देखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो अंतरिम संसद है, यानी कि जो आपकी प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है, उसका उसका विघटन नहीं हुआ था, ध्यान रखना। उसको विघटित नहीं किया गया था, उसको समाप्त नहीं किया गया था, वो अपने आप ही समाप्त हो गई थी, किसी ने किया नहीं था, अपने आप खत्म हुई थी। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। तो पहली संसद कब बनी? 17 अप्रैल 1952 को। अब आते हैं साहब, इस संविधान की रचना जिस कमेटी ने की थी, इस संविधान का जो ढांचा तैयार किया था, वो महत्वपूर्ण कमेटी की अपन डिस्कस करेंगे, प्रारूप समिति। अब तक अपन ने जो पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने अपनी अपनी क्लासों में पढ़ा होगा, उसमें अपन ने मोस्टली यही पढ़ा है, प्रारूप कमेटी होती थी, प्रारूप कमेटी में 7 लोग होते थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी अध्यक्षता की थी, इन्होंने संविधान का प्रारूप लिखा था, बस इतना ही। 7 लोगों के आपने जोर लगा के मतलब नाम याद कर लिए होंगे। अब आपको पता चलेगा, नहीं नहीं, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं जो गहराई में पूछी जा सकती हैं, और गहराई में पूछी जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो हम तो उसी गहराई के लेवल के हिसाब से अब प्रारूप कमेटी को डिस्कस करेंगे आज। आज आपकी प्रारूप कमेटी एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रारूप कमेटी थी क्या, कैसे काम किया था, कैसे बनी थी, क्या इसका नाम प्रारूप कमेटी था कि इसका नाम कोई और कोई था, किस आदमी ने कहा था प्रारूप कमेटी बना लो। क्योंकि आपको ये तो पता है कि भारतीय संविधान का पहली बार प्रारूप प्रारूप कमेटी ने तो तैयार नहीं किया था, उससे पहले ही कोई और शख्स था जिसने भारतीय संविधान का एक प्रारूप तो तैयार कर दिया था, जिस पर फिर प्रारूप कमेटी ने विचार किया और फिर से भारतीय संविधान का एक नया प्रारूप लिखा। तो आप कोई मुझे बता सकते हो कि कौन था वो शख्स जिसने भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, पहला प्रारूप तैयार किया था?
कोई भी। भारतीय संविधान का पहली बार इसका प्रारूप किस व्यक्ति ने तैयार किया था? पहली बार, जिसमें आपको याद हो 204 अनुच्छेद थे, उसने जब ड्राफ्ट तैयार किया था, फिर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस कमेटी ने तैयार किया था, यानी बी एन इन्होंने। राव। हाँ, बी एन राव, बिल्कुल बी करेक्ट। एन राव। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। और ये ही बी एन राव, इनके पास क्या पोस्ट थी? इनके पास क्या पद था संविधान सभा में? कोई पद भी था क्या? ये कुछ किस पोस्ट पर विराजमान थे? क्या थे इनकी, क्या हैसियत थी इनकी संविधान सभा में? क्या बना रखा था इनको? किसी के याद है क्या बनाया हुआ था इनको? इनको बनाया हुआ था संवैधानिक सलाहकार। इनको क्या बनाया हुआ था? संवैधानिक सलाहकार। मैंने उस टाइम जब निर्वाचित नेता पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि बी एन राव वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके फैक्ट्स आप पढ़ लेना। कि वो सुरक्षा परिषद में भी रहे, हैदराबाद वाले मामले में भी इन्होंने भारत का पक्ष यूएन के अंदर रखा था। ये कई महत्वपूर्ण मतलब पदों पर रहे हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बी एन राव, ये नाम आ गया ना फिर से। तो बी एन राव ने भारतीय संविधान का सबसे पहली बार क्या किया था प्रारूप? अब देखो, पहले पढ़ा हुआ तो अब तुम्हारे बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा। और जो जिन्होंने अब सीधे इसी क्लास में मान लो कोई जुड़ा है और उसने पहले वो नहीं पढ़ा, तो आपके फिर दिमाग खराब होगा। अच्छा यार, ये बी एन राव कौन आ गया? ये पहला प्रारूप कौन आ गया? अपने तो हमेशा यही पढ़ा था कि ये ऐसे 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 हुआ, ये कौन सा प्रारूप आ गया? तो बी एन राव था, ये संवैधानिक सलाहकार की पोस्ट पर थी। इन्होंने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किन्होंने तैयार किया? जो जो प्रारूप बाद में संविधान का अंतिम, जिसने संविधान को अंतिम रूप दिया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। संविधान, आज जो संविधान आप देखते हो, ये जो संविधान हमारे सामने है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तैयार किया हुआ है, उनकी उस प्रारूप कमेटी का तैयार किया हुआ है। लेकिन इससे पहले एक प्रारूप संविधान का तैयार कर दिया था, वो था बी एन राव। और बी एन राव के तैयार किए हुए उसी प्रारूप को इस कमेटी को दिया हुआ था कि आप इसको रिव्यू करो, इसको आप देखो क्या बदलाव करना है, कहाँ चेंज करना है, और फिर आप इस पर सोच विचार करके आप अपना प्रारूप तैयार करो और वो प्रारूप हमारे संविधान सभा के सामने रखो। फिर आपको पता है उसमें पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन चले, और तीसरे वाचन के आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को सारा कुछ सोच विचार करके संविधान को फाइनलाइज कर दिया गया, और फाइनलाइज करके अंतिम रूप दे करके उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये हमने पढ़ा है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। ये पहले प्रारूप पर, ये यहाँ पर ठीक है, इस पर क्या करना था? विचार विमर्श करना था कि ठीक है, क्या बदलाव करना है, क्या क्या करना है, नहीं करना है। तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक बिजनेस कमेटी, आपको इतना ही याद रखना है, बिजनेस कमेटी, एक बिजनेस समिति, ठीक है। बिजनेस कमेटी की सिफारिश पर इसने सिफारिश की। किसकी बात की? इसने किस चीज की सिफारिश की? कि एक प्रारूप कमेटी बना दो। तो इसमें देखो 3% तो यही बन गए, 3% बन गए यहाँ पर। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? बी एन राव, 1%। बी एन राव के तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि आप प्रारूप कमेटी बना दो? तो आपको ध्यान रखना है, बिजनेस कमेटी। कौन सी कमेटी है? एक बिजनेस कमेटी थी। उस बिजनेस कमेटी ने कहा कि हमें इस प्रारूप पर डिस्कस करने के लिए हमें एक प्रारूप कमेटी बना देनी चाहिए, जो अच्छे से इसको टटोल ले, इसको देख ले, और फिर उनको जो भी लगे वो उस अपने हिसाब से फिर एक प्रारूप तैयार करके हमारे सामने रख दे। तो ध्यान रखना है कि किस कमेटी ने कहा था कि हमें प्रारूप कमेटी बनानी चाहिए। वो कमेटी कौन है? बिजनेस कमेटी। वो कौन है? बिजनेस कमेटी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, फटाफट इसका उत्तर देना चाहिए आपको। वो कौन सी कमेटी या कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका स्थायी अध्यक्ष बना देना चाहिए? जैसे बिजनेस कमेटी ने कहा प्रारूप कमेटी बना देनी चाहिए, वैसे ही कौन ऐसा शख्स था जिसने कहा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द परफेक्ट पर्सन? कृपलानी। हाँ बिल्कुल, आचार्य जे बी कृपलानी साहब थे, जिन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। अब एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो स्थायी अध्यक्ष बने थे, उनके नाम का प्रस्ताव भी इन्होंने ही रखा था, लेकिन उनका समर्थन किसने किया था? वो आंकड़ा हमने दिया था। महात्मा गांधी। आइडिया लगाओ, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा में थे? नेहरू। नेहरू। नेहरू थे कि सरदार पटेल थे? देखना। सरदार पटेल से। हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी, हम लोग पहले क्लियर हो चुके हैं कि महात्मा गांधी का संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी संविधान सभा का प्रश्न आए और कहीं महात्मा गांधी दिखे, तो आप समझ लेना आपको गुमराह करने की बात हो रही है, गुमराह किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी कहीं नहीं है संविधान सभा में, ना महात्मा गांधी है ना जयप्रकाश नारायण। बाकी में आप आइडिया लगाओ। तो इस यहां पर किसको याद करना आपको? बिजनेस कमेटी को, ठीक है। 29 अगस्त 1947, ये डेट याद कर लो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा,
इन्होंने प्रस्ताव रखा। देखो दो बातें हैं। बिजनेस कमेटी ने सिफारिश की, किसकी? कि यार वो एक प्रारूप कमेटी बना दो ताकि वो इस पर विचार कर ले। इसने तो अपनी सिफारिश दे के वो पेज सौंप दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तो अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि आपको एक प्रारूप कमेटी बना लेनी चाहिए। इन्होंने बोल दिया, इनका काम खत्म। फिर शुरू हुआ विधानसभा में कि यार प्रारूप कमेटी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। फिर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बन गई। कौन सी डेट है ये याद कर लेना, ये गठन की तारीख है। गठन का मतलब इस दिन प्रारूप कमेटी बन गई। कौन सी डेट है ये? इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। इसको तो पक्का ही गांठ मान लो इस डेट को। अब फिर से यहां पर सुना जाएगा, जैसे जेबी कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था अध्यक्ष पद के लिए, वैसे ही प्रारूप कमेटी के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने। दोनों है सिन्हा ही। वो सच्चिदानंद सिन्हा है, ये सत्यनारायण सिन्हा है, ये ध्यान रखना। प्रारूप उन्होंने तो सिफारिश की, उन्होंने तो कहा कि यार कर लो। फिर ये व्यक्ति खड़े हुए, मान लो ये व्यक्ति विधानसभा में खड़े हुए अपनी सीट से, और इन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव रखता हूं, मैं प्रस्ताव रखता हूं किस बात का? कि प्रारूप कमेटी का गठन हो। यानी मैं प्रारूप कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखता हूं। फिर उन्होंने ऐसे प्रस्ताव रखा होगा और सबने यस बोला होगा, और यस बोलते ही प्रारूप कमेटी का क्या हो गया? गठन हो गया। तो सत्यनारायण सिन्हा नाम याद कर लेना। दो ही नाम आए अभी तक, बिजनेस कमेटी, सत्यनारायण सिन्हा। बिजनेस कमेटी ने रिकमेंड किया, सिफारिश किया, सत्यनारायण सिन्हा ने प्रपोजल रखा, प्रस्ताव का मतलब प्रपोजल। ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि इस कमेटी का नाम क्या था, एक्चुअल में कागजों में, रिकॉर्ड में इसका नाम क्या है? बोलने को तो अपन वही बात है, बच्चों को घर में चिंटू मिंटू कुछ भी बोले, लेकिन अपन क्या कहते हैं बताओ, कागज में क्या है, स्कूल के रिकॉर्ड में इसका नाम क्या है? तो नाम, अब जैसे अपन नाम क्या है, प्रारूप कमेटी, प्रारूप कमेटी ऐसे बोलते हैं। लेकिन संविधान सभा की जो कार्यों का जो रिकॉर्ड है ना, वो जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आधिकारिक रिकॉर्ड है संविधान सभा की चर्चाओं का, बहस का, उनका, उसमें प्रारूप कमेटी का नाम ये मिलेगा आपको, प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, ये इसका ओरिजिनल नाम है। अपन प्रारूप समिति तो बोलते हैं बस, हाँ प्रारूप प्रारूप प्रारूप, इसका ओरिजिनल नेम क्या है, रिकॉर्ड में इसका नाम क्या है? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। ऐसे कैसे रखा? क्योंकि आपको पता है इसको समीक्षा करनी थी। समीक्षा का मतलब है कोई चीज पहले से है, उसको आपको दोबारा देखना है, जांचना है। री यू, यू का मतलब क्या होता है? देखना। री यू मतलब दोबारा, री करना आपको, आपको क्या करना है? दोबारा देखना है। तो रियू करने के लिए इसको समीक्षा करनी थी, किसकी? प्रारूप संविधान जो जिसका प्रारूप तैयार किया था, इसलिए इसका नाम देखो याद करना आसान हो जाएगा। ये समीक्षा करने के लिए थी, तो समीक्षा कमेटी किस चीज की समीक्षा करेगी, किस चीज को इसको देखना है? प्रारूप को। तो हो गया इसका पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति या समीक्षा कमेटी। तो इसका पूरा नाम क्या है? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लेना। 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक क्या हो रही है इसकी? पहली बैठक, ये ध्यान रखना। बनी कभी है? ये रही। बना कभी है? यहां पर बना, 29 अगस्त को बना दिया। जब बन गया तो अब ये बैठक करेंगे। तो पहली बैठक कब हो रही है? 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हो जाएगी। ठीक है। अब पहली बैठक होगी, तो पहली बैठक में तो ये पता ही नहीं कि इस बैठक का अध्यक्ष, इस अभी तक तो ये है ही नहीं कि इस कमेटी की जो बैठक होगी उसका अध्यक्षता कौन करेगा। जैसे संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसमें सारे लोग आ गए। तो सारे लोग आ गए तो एक कुर्सी आपके अध्यक्ष साहब की लगाई होगी। तो अभी तक तो उस सारे लोगों में से एक को अध्यक्ष बनाना था कि नहीं बनाना था, जो उस पूरी मीटिंग का अच्छे से संचालन करेगा। तो ऐसे ही अब ये मान लो ये इसकी बैठक हुई, इसके लोग आ गए प्रारूप कमेटी वाले कि चलो आज बैठक करते हैं। तो बैठक करेंगे तो एक को बॉस तो बनाना पड़ेगा ना, कि अपना बॉस कौन है? कौन है जो बताएगा कि आज हम इस इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? कौन है जो आगे पूरी कमेटी की तरफ से आगे अपनी बात रखेगा? तो कोई तो इसका बॉस हो, कोई तो इसका अध्यक्ष हो, कोई तो इसका सभापति हो। तो बोले फिर आज हम है ना सभापति चुनते हैं कि हमारी इस पूरी प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। तो जब 30 अगस्त 1947 को इनकी जब बैठक हुई, तो उस बैठक में इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, अब ये तो हम नाम सुनते ही हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष होते थे, ये तो हमने नाम सुना है। लेकिन ये क्या हुए थे? निर्वाचित किया इनको। ये नाम याद कर लेना, फिर से आ गया। और निर्विरोध, निर्विरोध का मतलब है कि केवल इनका नाम आया कि भाई ये इनको बना दिया जाए, तो इनके
विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। इनका एक ही व्यक्ति का नाम आया था प्रारूप कमेटी की अध्यक्षता के लिए, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, तो ये निर्विरोध चुन लिए गए। जैसे कई बार नहीं सुनते हो आप, निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया। निर्विरोध का मतलब सरपंच के पद के लिए एक ही व्यक्ति ने अपना पर्चा भरा था, एक ही व्यक्ति ने फार्म भरा, किसी दो ने तो भरा नहीं, दो होते तो कंपटीशन होता, वोट पड़ते। तो वो निर्विरोध ही, फिर उनको क्या बोलते हैं हम, निर्विरोध, यानी बिना विरोध के चुन लिया गया। तो ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो अध्यक्ष बने थे वो निर्विरोध बने थे, इनके सामने किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, तो ये निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए थे। तो ध्यान रखना, ये निर्वाचन और मनोनयन में पिछले कई क्लासों से हर जगह ये आपके क्लियर करता जा रहा हूं, कहीं गलती मत कर देना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस प्रारूप कमेटी के क्या होते हैं, सभापति, निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित भी कैसे, निर्विरोध, यानी इनके साथ कोई कंपटीशन में नहीं था। ये जो 7 सदस्य है ना, इनको आप एकदम पक्का याद कर लेना सातों, यहां आपको गुंजाइश नहीं है बोलने की। सातों के सातों नाम आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबको याद है, कोई कहीं डाउट ही नहीं है। बच्चे बच्चे को ही पता है, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। दूसरे हैं एन, ये जो 7 सदस्य हैं, ये सातों सदस्य ही, जो 7 सदस्य थे ना, ये सातों सदस्य ही संविधान सभा में से निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। निर्विरोध का मतलब इनका नाम जो सजेस्ट किया गया, जो भी इसमें जिन्होंने भी इसका चुनाव लड़ा, उनके सामने किसी ने नहीं लड़ा, इसलिए सब निर्विरोध निर्वाचित थे। और फिर इनमें से डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर को जो अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो वो भी क्या थे, निर्विरोध निर्वाचित थे। तो पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा नाम एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये ध्यान रखना आपको, अयंगर साहब हो गए। ये अय्यर साहब हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आपको पूरा इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं याद रहे तो इतना तो याद रही, भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो याद है अपने को, नाम आते हैं बाकी वाले तो, और कुछ ही नहीं हो तो आपको अयंगर नाम तो याद रह ही जाएगा, अयंगर, अय्यर, ये तो नाम याद रह जाएंगे। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी याद करना आपको, ये एकमात्र कांग्रेसी था जो इसमें शामिल था। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो सादुल्ला साहब कहां से थे, मुस्लिम लीग से। तो एक दो चार पांच हो गए। और एन माधवराव, एन माधवराव, ये एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे, बी एल मित्र, यानी कि इनकी जगह पहले कौन थे, बी एल मित्र साहब थे। और इनकी तबीयत हो गई खराब, इनके सर्दी जुकाम हो गया, और तबीयत खराब होने से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। तो फिर बी एल मित्र की जगह जो पोस्ट खाली हुई, उसकी जगह लगाया गया एन माधवराव को। किसको लगाया गया, एन माधवराव को। और ये लो साहब, टीटी कृष्णामाचारी, ये टीटी कृष्णाचारी हैं, ये 1948 में, ये डीपी खेतान की मौत के बाद में उनके स्थान पर, यानी डीपी खेतान साहब थे पहले इनकी जगह, और उनकी हो गई मृत्यु, और उनकी मृत्यु के बाद में जो उनकी सीट खाली हुई, उन पर लगाया गया किसको, टीटी कृष्णमाचारी को। तो ध्यान रखना है ये सारे नाम। तो कुल मिला के नाम हो गए टोटल 9। 9 कैसे हो गए, क्योंकि दो तो वो हैं जो पहले थे, और फिर दो ये दोनों हट गए, एक स्वास्थ्य के कारण से और एक की मृत्यु हो गई, उस वजह से वो सीट खाली हो गई। फिर इन दो पर जो दो नए आए वो भी याद करना है, तो टोटल नाम हो गए 9। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा अयंगर साहब, तीसरा अय्यर साहब, फिर वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला के एम मुंशी, एन माधवराव, माधवराव साहब आए हैं बी एल मित्र की जगह, और कृष्णचारी आए हैं खेतान साहब की जगह। तो डीपी खेतान की जगह आए कृष्णचारी, बी एल मित्र के स्थान पर आए माधवराव, और मुस्लिम लीग से थे सादुल्ला, के एम मुंशी कांग्रेसी थे, एक अय्यर थे, एक अयंगर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम सब जानते ही हैं। तो ये आपको, ये टोटल 7 लोग थे जिनके नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। इसमें खाली पद पर ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें कोई भी पद मान लो खाली हो गया, जैसे बी एल मित्र था, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने कहा मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तो जब मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाऊंगा, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनका पद हो गया खाली। तो ये क्या कह रहा है, खाली पद संविधान सभा अध्यक्ष मनोनयन द्वारा भरे जाते थे। यानी कि इनका क्या होता था, जैसे बी एल मित्र था, बी एल मित्र ने अपना पद छोड़ दिया, बी एल मित्र ने क्या किया, अपना अपना पद छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो इनके पद के लिए फिर से दोबारा क्या चुनाव हुए थे क्या, तो आप ध्यान रखना, खाली पद के लिए चुनाव नहीं हुए, इनका मनोनयन हुआ था। इनको तो सीधा मनोनीत किया था, इलेक्शन नहीं हुआ था। तो खाली पोस्ट को भरने के लिए चुनाव नहीं हुआ है, निर्वाचन नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ है, मनोनयन हुआ है। केवल क्या हुआ है, मनोनयन हुआ है। तो ध्यान रखना है। और मनोनयन कौन करता था, संविधान सभा अध्यक्ष, वो इनका क्या करते थे, मनोनयन।
प्रारूप संविधान पर ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर दो सदन है ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उनका उच्च सदन है, और जैसे उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति अपने राज्यसभा की तरह है, लेकिन इस स्थिति का मतलब ये नहीं है कि ताकतवर के मामले में बराबर है भाई, उच्च सदन निम्न सदन के हिसाब से बोल सकते हैं। उनके हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति लोकसभा के समकक्ष है। तो वहां ब्रिटेन में दो सदन है, वहां भी संसद में उनके एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक का है लॉर्ड्स। तो उन हाउस ऑफ कॉमन्स की बात हो रही है। तो प्रारूप संविधान पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स वाली प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विचार किया गया था। यानी जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स जो सदन है, वो जिस तरह से विभिन्न मामलों पर विचार करता है, जो प्रोसेस अपनाता है विचार करने के लिए, सेम प्रोसेस अपनाया था प्रारूप कमेटी ने प्रारूप पर विचार करने के लिए। ये ध्यान रखना है। और इस पर विचार होने के बाद में, इसके बाद में इन्होंने किस पर विचार शुरू किया था? प्रारूप पर विचार होने के बाद में इन्होंने विचार शुरू किया था उद्देशिका पर। तो जैसे